नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वाई से कचौदा यूट्यूब चैनल्स में। यह एक एजुकेशन चैनल है और यहाँ पर आपको सभी प्रकार का कंटेंट डिलीवर किया जाता है। मैं योगेंद्र सिंह चौहान और आज हिंदी का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वह है वर्ण एवं ध्वनि व्यवस्था। इसके पूर्व आपको पहले लेक्चर में व्याकरण, शब्द की उत्पत्ति और वर्ण विचार के बारे में समझाया। कहाँ से प्रश्न कैसे बन सकते हैं इसके बारे में सारी डिटेल आपके साथ वहाँ पर क्लियर की गई और ये भी चर्चा की गई थी कि हिंदी भाषा में कुल कितनी ध्वनियाँ स्वीकार की गई है। तो आइए सबसे पहले तो वो समझाता हूँ मैं आपको और उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो आपका टॉपिक है वर्ण विचार, और फिर हम चर्चा करेंगे ध्वनि व्यवस्थाएं। तो ध्वनि व्यवस्था के बारे में भी आपको बताया जाएगा कुल कितनी ध्वनियाँ स्वीकार की गई है। सबसे पहले हम आज चर्चा करते हैं वर्ण। देखिए, भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अभी आप बोलेंगे सर वर्ण ये बताइए आप, तो वो अभी नहीं आएगा। समझिए, ये पूरा टॉपिक लिखा गया है, सिर्फ हम अभी वर्ण की चर्चा करें यहाँ पर। तो वर्ण का अर्थ होता है, भाषा की सार्थक इकाई को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। समझिए, क्वेश्चंस पूछा भी गया एग्जाम में कि भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं। अब यहां पर आपको समझना है, ठीक है। अब वाक्य कहते हैं, यहां तक इतना क्लियर हो गया है कि भाषा की सार्थक इकाई को हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां पर दो चीजें और क्लियर कर लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया था। भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या पूछा गया था? भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? तो आपको आंसर करना चाहिए था वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और वाक्य कि कितने भेद होते हैं, अगर ऐसा प्रश्न हो तो उसके दो भेद होते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं। एक होता है आपका उद्देश्य और दूसरा होता है आपका विधेय। अब एग्जामिनर अगर आप पूछे आपसे कि उद्देश्य में क्या रखा जाएगा, व्याकरण के नियमों के अनुसार क्या इसमें रखा जाएगा? क्या का मतलब है कि किसकी यहां पर आवृत्ति की जाएगी? उद्देश्य जो उसको करता हो, यानी कि इसमें जो कारक आएगा वह कर्ता कारक होगा। तो उद्देश्य के अंदर होगा आपका कर्ता, और विधेय क्या होती है? जो संचालित हो, निरंतर चले क्रिया। जैसे मैं आपको बोर्ड पे लिख के समझा रहा हूं तो ये क्रिया हो रही है, तो इसके अंदर अब आ जाएगा क्रिया। समझिए, यहीं से प्रश्नों का निर्माण होता है एग्जाम में। अगर आप एमपीएसआई के लिए जा रहे हो या कोई से भी स्टेट एग्जाम हो, जो भी हो, तो यहां से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा और आपको यहां पर समझना होगा। पहला क्वेश्चन, भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? आंसर कीजिए, वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? वैकल्पिक क्वेश्चन हो जाए आपसे 2, 3, 4, तो आप आंसर करके आएंगे भैया 2 होते हैं। वाक्य के अंतर्गत उद्देश्य में क्या आएगा? कर्ता आता है, क्रिया आती है। उद्देश्य में क्या आएगा? कर्ता आती, क्रिया आएगा, क्या संधि आएगा, एसेट्रा। तो आपको आंसर करना चाहिए यहां पर कर्ता। विधेय में क्या होगा? क्रिया। जब 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर वाक्य का निर्माण होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों किनको बोलते हैं? शब्दों को। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदों। अब पदों में हम आपको समझाने के लिए लिख देते हैं यहां पर, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो, पदों क्या होता बोलते हैं? शब्दों। जैसे मैं जाता हूं, तो मैं करता हूं, जाता हूं क्रिया है, तो मैं जाता हूं में और भी वहां पर पदों का निर्माण हुआ है, यानी 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे राहुल
जाता है। तो राहुल क्या है? आपका कर्ता है। ओके, राहुल क्या है भैया? आपका कर्ता है। जाता है क्या है? क्रिया है। और है क्या है? सहायक क्रिया है। हालांकि आप इसको कंटिन्यू में रख लीजिए, जब क्रियाएं हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत डिटेल में आपको क्रिया समझ में आ जाएगी। तो ये पूरा वाक्य क्या है? आपका क्रिया है। आप देखिए, दो या दो से अधिक की बात हुई थी, तो पहला राहुल, ठीक है, जाता है, दूसरा, दो शब्द हो गए, दो या दो से अधिक पदों। तो तीसरा आप देखिए है। तो दो या दो से अधिक शब्दों का या पदों का जब निर्माण हो तो वह वाक्य निर्मित हो जाता है। इसी को हम कहते हैं वाक्य। अब वाक्य के बाद पढ़ा जाता है उपवाक्य। और उपवाक्य में क्या होता है? उपवाक्य में समापिका, समाहित होने वाली क्रियाएं होती हैं। उपवाक्य हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। और उपवाक्य के भेद भी एग्जामिनर ने आपसे पूछे हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आप पूछे जाते हैं। तो इतना अगर आपने नोट कर लिया हो तो हम इसको आप बोर्ड से हटा दें। ओके, इतना क्लियर हो गया है। वीडियो को पॉज करके, स्टॉप करके आप नोट कर लीजिएगा। समझिए बहुत अच्छे से, धीरे धीरे काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, और हम है ना यहाँ पर आपके लिए काम करते हैं, ब्लू वाला ही मार्कर यूज करते हैं, ज़्यादा बेस्ट है। तो वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। वाक्य के बाद हम पढ़ेंगे उपवाक्य। मान लीजिए एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछे, हिंदी में उपवाक्य के कितने भेद होते हैं व्याकरण के नियमों के अनुसार। और नियम तो यही है कि कितने भेद होते हैं, सिर्फ भेद पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको क्या आंसर करना चाहिए भाई? कितने भेद होते हैं? पढ़ा हो तो बताओगे, अगर नहीं पढ़ा है तो कहाँ से बताओगे? तो उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला हम लिखेंगे संज्ञा उपवाक्य, उसके बाद हम लिखेंगे विशेषण उपवाक्य, और उसके बाद हम लिखेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो उपवाक्य की डेफिनेशन भी समझेंगे हम। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, इसके भेद कितने होते हैं, उपवाक्य के भेद। तो भेद अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसके जो भेद होते हैं, पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा आपका विशेषण उपवाक्य, और तीसरा है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो उपवाक्य जो है वो 3 भागों में विभाजित होता है। ध्यान दें, एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि भाई उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आपको आंसर करना चाहिए कि उसके 3 भेद होते हैं। और तीनों जो भेद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से क्वेश्चंस एग्जामिनर ने आपसे पूछे भी हैं। संज्ञा उपवाक्य की बात करेंगे। संज्ञा उपवाक्य में जैसे देखेंगे कि संज्ञा शब्द अलग रखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कर्ता अलग रखा जाएगा और क्रिया अलग रखा जाएगा। तो संज्ञा, कर्ता और क्रिया तीनों को अलग अलग कर दिया जाएगा, इसीलिए इसका नाम उपवाक्य है। यह आश्रित होता है, निर्भर होता है, इसका डेफिनेशन यही है उपवाक्य का। एक ऐसा उपवाक्य जिसमें एक से अधिक समापिका, समाहित होने वाली क्रियाओं को उसमें शामिल किया जाए, वह हमेशा उपवाक्य में डिवाइड होता है, निर्भर होता है उपवाक्य। कुल मिला के अगर बोले तो ये आश्रित होता है ना, निर्भर। अब किस पे निर्भर है? संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य का ध्यान दें कि संज्ञा उपवाक्य का जो वाक्य होता है उसमें उपवाक्य के मध्य में छोटी की हमेशा आती है, जैसे कि मैं ही नहीं जानता कि वह कहाँ छिपा है। संज्ञा उपवाक्य की डेफिनेशन को समझेंगे हम सबसे पहले। तो 3 ये भेद है इसके, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम संज्ञा उपवाक्य पर चर्चा करेंगे। तो संज्ञा उपवाक्य की चर्चा करते हैं। उपवाक्य का भेद और इसको समझते हैं। संज्ञा उपवाक्य में हमेशा छोटी की, यानी कि इस उपवाक्य की शुरुआत होती है वो छोटी की से होती है। इसकी जो आरंभ की बात करें, जैसे मैंने कहा ना कि मैं नहीं जानता कि वह कहाँ छिपा है, तो इसमें कौन सा उपवाक्य है? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप संज्ञा उपवाक्य आंसर कर दीजिए। मैं लिख देता हूं यहां पर, मैं
नहीं जानता कि वह कहाँ छिपा है। तो यहां पर आप देखिए, छोटी की बाइबल कहती है कि मनुष्य से प्रेम करो, तो की छोटी की का प्रयोग। अब देखिए संज्ञा उपवाक्य कैसे निर्मित होता है, यह हमने लिख दिया यहाँ पर संज्ञा। अब संज्ञा क्या है, बहुत सारे नाम है, राम है, पटना है, ये संज्ञा है। अब उपवाक्य में कैसे बटा है वो देखिए, यहां पर आ जाएगा आपका कर्ता। अब कर्ता में क्या आएगा, सभी को पता है, कारक की विभक्ति को लगाया जाता है कर्ता में, तो वो निर्मित होता है। इसीलिए आप यहां देखें, कर्ता में की जो विभक्ति है वो क्या आएगी, ने आएगी। ठीक है। अब क्रिया क्या है जो संचालित हो, पढ़ना लिखना। क्रिया एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए, पढ़ना लिखना। और क्रियाओं के अंत में आपको ये बताया जाता है कि ना लगता है, ये सत्य है कि क्रियाओं में ना लगता, और क्रिया हमेशा तद्भव रूप में होती है, इतना जरूर ध्यान दें। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि क्रिया कौन से रूप में संचालित होती है, तो ये तद्भव रूप में होती है। कौन से रूप में होती है, तद्भव रूप में, है ना, तद्भव रूप में, इतना ध्यान दीजिएगा। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई साहब आपसे। तो देखिए पूरा का पूरा आपको समझा दिया है। जैसे कि राम ने फल खाया, है ना, राम ने फल खाया, तो राम क्या है, करता है। अब ऐसे अगर सेंटेंस को पूरा लिख दे तो ऐसा लग रहा है कि यार पूरा कंप्लीट है, बाकी अगर आप देखें तो ये डिवाइड है, ये संज्ञा उपवाक्य में बटा हुआ। जैसे यहां लिखते हैं हम, राम ने फल खाया, तो खाया तो खाने दो राम को। तो राम क्या भाई करता है, ने क्या है, सॉरी राम क्या है, संज्ञा है, ने क्या है, करता है, और खाया, फल से खाया तक क्या है, आपकी क्रिया है। तो इसीलिए इसको हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। बस इतना ही समझना है आपको। गहराई से आगे जब हम और भी व्याकरण को पढ़ेंगे तो वहां पर ये टॉपिक फिर से आएंगे, मतलब उपवाक्य टाइप के जो टॉपिक है, वाक्य जो है, वाक्यों के भेदों का हम और अध्ययन करेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा वहाँ पर। चलिए, तो इतना समझ में आ गया आपको। तो ये हो गया भाई साहब आपका संज्ञा उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य के बाद हम चर्चा करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी क्यों, ज़्यादा चर्चा करेंगे, विशेषण उपवाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषण उपवाक्य तो ये समझिए कि इसके बिना तो मतलब तुम मतलब कहीं किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो देखना, अभी तुम बोलोगे यार, तुम्हारे दोस्तों के साथ बैठे हो, तुम किसी से पूछोगे क्यों किसकी हिंदी पढ़ रहे, अरे वो भाई से कचाउदा टकले सर की, यानी कि मेरी थोड़े मतलब थोड़े कम बाल है ना, इसलिए। तो ये मेरा विशेषण दे दोगे तुम, है ना। ये देखिए, अरे कौन सा सर्च करना चैनल पे, अरे ये देखिए ये वाले सर की, ये जो टकलू टाइप के ना, ये सर की। तो ऐसा है, थोड़ा हम ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं बंधु, ब्राइटनेस तो बढ़ा हुआ है, चलो हाँ लाइट हो जाएगा, 2-4 दिन और लगेंगे, ठीक है। आप चर्चा करते हैं विशेषण उपवाक्य। अब देखिए विशेषण उपवाक्य तो बहुत सिंपल है। अब बोले विशेषण दिए जाएंगे इसमें, लाल पीला नीला गुलाबी वगैरह, ये सब विशेषण होते हैं। अब विशेषण उपवाक्य कैसे, आप एक मूवी है चंकी पांडे और गोविंदा की, तो चंकी पांडे वगैरह इनको नाम तो पता नहीं, तो क्या वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। आप लाल दुपट्टा था तो पूछ रहा है कि लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। अब विशेषण दे दिया यहाँ पर, किसका, लाल दुपट्टे का विशेषण दे दिया। कौन सा विशेषण लगा दिया भाई साहब ने, लाल दुपट्टा, जो भी महिला थी तो वो लाल दुपट्टा डाल रखी थी, है ना, तो क्या बोल दिया, लाल दुपट्टा। अब जैसे मान लीजिए IPL मैच चल रहा है, ठीक है, आप बोलेंगे कि सर इसमें से कौन सा खिलाड़ी, चेन्नई सुपर किंग में सभी ने येलो ड्रेस पहन रखी है, आप बोलेंगे सर इसमें से कौन सा खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है, या फिर कुछ नंबर मार्क दिए गए हैं, या तो मैं बोलूँगा यार 7 नंबर का खिलाड़ी MS धोनी। तो MS धोनी को जो 7 नंबर दिया गया है वो विशेषण है। तो इस तरह से विशेषण से हम आइडेंटिफाई करते हैं। विशेषण धरातल यानी कि पृथ्वी पर हर प्राणी, सभी में
विशेषण होता है और वह अपने विशेषण की वजह से ही जाना जाता है। जैसे कि शेर दहाड़ता है तो ये उसका विशेषण है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है तो ये उसका विशेषण है, चिड़िया चीची चीची करती है तो ये उसका विशेषण है। हर किसी का एक विशेषण होता है, तो इसीलिए हम इसको विशेषण वाक्य कहते हैं। और आप में से बहुत से कुछ ज्ञाता भी होंगे, तो अगर ये लेक्चर देख रहे होंगे तो फिर अरे विशेषण पढ़ाओ ना भाई, काय को ऐसा कर रहा। ये सिर्फ अभी आपको समझाया जा रहा है, उपवाक्य के अंतर्गत से उत्पत्तियां हो रही वो समझ लीजिए। जब गहराई से प्रश्न का निर्माण करें, एग्जाम में आपसे पूछे तो फिर क्या आंसर करना आपने, फिर बोलोगे कि मार साहब ये तो पहले ही पढ़ लेते तो अच्छा रहता है यार। तो धीरे धीरे समझिए, विशेषण पढ़ाएंगे, विशेषण के भेद कितने होते हैं, मूल भेद कितने होते हैं, और विशेषण को लेकर कौन से आचार्य ने कौन से ग्रंथ की रचना की। जिसे ऋग्वेद में व्याकरण का उल्लेख होता है। अब ये तो बेसिक है, अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिए, बोल दिया यहां से कि भाई ऋग्वेद में व्याकरण का उल्लेख है, ये समझ लीजिएगा। हमारी चर्चा हो रही सिर्फ विशेषण को लेकर। जैसे बहुत बड़ी सभा है, बहुत भीड़ है ना, और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, नहीं वो इंक्वायरी होती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि कैसा था चोर, कैसा मोटा पतला कैसा, तो बोला हाँ वो बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उसकी, बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी, मेंढक जैसी आंखें थी उसकी, है ना। तो इस टाइप से विशेषण दिए जाते हैं। तो ये होता है विशेषण उपवाक्य। अब होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य, तो वो समझ लीजिए। अच्छा एक और एग्जाम्पल दे दें आपको। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। अब मोटापा क्या है, उसका विशेषण है। देखिए कैसे, आप यहां पर आइडेंटिफाई कैसे करोगे जब वाक्य में पूछा जाए कौन से वाक्य में विशेषण उपवाक्य है। मैंने आज एक व्यक्ति को देखा, मैंने आज एक मोटे व्यक्ति को देखा, मैंने आज एक मोटे व्यक्ति को देखा। तो यहां पर विशेषण कहां है? विशेषण आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ दिया जाए कि भाई इस वाक्य विशेषण कौन सा, मैंने है। जैसे विकल्प में बना के बता दूं, थोड़ा ये भद्दा भद्दा चलने लग गया तो इसको ब्लैक वाला मार्कर यूज कर लेते हैं। इससे क्या है कि अच्छा समझ में आने लगेगा। ठीक है, लाइट थोड़ा कम होता डाउन होता कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझिए, तो विकल्प पे आ गया भैया, चलो इसमें से पहचाने विशेषण उपवाक्य कौन सा है। तो मोटे व्यक्ति को देखा, तो जो मोटा है यह विशेषण है, दुबला है यह विशेषण है। नहीं हम बोलते यार और कितना मोटा व्यक्ति आ रहा है यार, हाथी जैसा, ऐसा नहीं बोलते क्या? तो वो क्या है, उसका विशेषण है भाई साहब। तो ये होता है विशेषण उपवाक्य। बराबर समझ में आ रहा होगा, खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चर्चा करते हैं क्रिया विशेषण की, और इस बीच में हम थोड़ा सा इसमें क्या है इंक वगैरह डाल लेते हैं, क्योंकि इंक थोड़ी सी देर चलता है और फिर बंद हो जाता है। जब इंक बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं तो करना पड़ता, नहीं तो आपको भद्दा भद्दा दिखाई देगा बेटा। तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि किस तरह से व्याकरण को पढ़ने की आवश्यकता है। हिंदी के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है ये। और यहां पर आप देखेंगे क्रिया विशेषण। अब देखिए क्रिया विशेषण क्या है। यार वो कहाँ रख दिया कपड़ा, मैंने इधर रख दिया। तो इसके तीनों भेद पढ़ा दिए मैंने आपको। ये थर्ड वाला भेद है उपवाक्य का, और ये है आपका क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या है समझिए। देखो क्रिया प्लस विशेषण की अगर हम चर्चा करें तो बेचना क्या है, क्रिया है। आलू ले लो, सब्जी ले लो, टमाटर खा लो, गोभी पका लो। नहीं बोलता कि मार्केट में जाओ, सब वेजिटेबल मार्केट में चले जाइए, हरी मिर्ची, तो वो बेचने के लिए बैठे हैं। तो वो क्या है, क्रिया हो रही है कि आलू बेचा जा रहा है, कांदा बेचा जा रहा है। तो क्रिया में देखिए बेचना क्या है, क्रिया हो रही है भाई, ना तो लग गया है बराबर, और तद्भव रूप है। अब विशेषण कैसे होगा, इसका विशेषण कैसे होगा जो आपका ध्यान आकर्षित करे। विशेषण में देखिए बेचने का क्या हो जाएगा, बिकाऊ। ठीक है, ये प्लाट बिकाऊ ही है, जमीन बिकाऊ है,
तो ये क्या है, उसका विशेषण है। खाना, खाना क्या है, क्रिया है। खाना क्या है भाई सब, क्रिया है, कि खाना खाया जा रहा है तो क्रिया है। बाकी खाऊ नहीं बोलते आप अपने दोस्तों यारों को, यार कुछ भी आप मतलब कहीं भोजन का अरेंजमेंट करते हैं तो बोलते हैं कि यार वो उसको है ना, वो उसको जय को नहीं बुलाते यार। बोले क्यों? अरे बहुत खाओ है वो। बोले क्या खाओ है? अरे बोले 10 बार रोटी अकेले ही खा जाता है। तो वो जय का विशेषण है कि खाओ है, तो ये हो गया विशेषण। हम नहीं बोलते किसी को क्या वो माता खाओ डीमा का खाओ, बराबर। तो ये होता है भाई साहब आपका विशेषण, यानी कि क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इस तरह से कंप्लीटली अगर आप देखें तो यहां पर आपने उपवाक्य के 3 भेदों का अध्ययन कर लिया है। अब बारी आती है पदबंध की। अब बोलोगे पदबंध कैसे? तो पदबंध के भी 15 उपभेद स्वीकार किए गए हैं व्याकरण में, और एग्जाम ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि पदबंध के कितने भेद होते हैं। तो ये हो गया था आपका उपवाक्य, और उपवाक्य के 3 भेदों का अध्ययन किया। अब चर्चा करते हैं हम पदबंध की। अब पदबंध में कुल कितने भेद होते हैं और पदबंध के कितने भेद होते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। तो भैया पदबंध की अगर हम चर्चा कर लें यहां पर, पदबंध के 5 भेद स्वीकार किए गए हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पदबंध के कितने भेद स्वीकार किए गए हैं, तो 5 किए गए। 5 में कौन कौन से है देखिए। 5 में आप समझिए, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, विशेषण और क्रिया पदबंध। तो ये 5 उपभेद होते हैं पदबंध के, जरूर याद रख लीजिएगा पदबंध क्या होता है। जैसा कि मीरा ने कहा कि मेरा तो गिरधर गोपाला दूजा ना कोई। अब तुम जबरदस्ती वहां कोई दूसरे को लाओ, ठीक है, क्योंकि उनकी जो आराधना थी, उनका जो प्रेम भाव था ईश्वरीय रूप में भगवान के प्रति, तो वो गिरधर के प्रति था, और उस वाक्य को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो होता है आपका पदबंध। जैसे है ना, मेरा तो गिरधर गोपाला दूजा ना कोई। ये 5 उपभेद देख लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गए हैं। और मेरा का एक उदाहरण, मेरा तो गिरिधर गोपाला दूजा ना कोई। मेरा तो गिरधर गोपाला दूजा ना कोई। अब इसमें कुछ चेंज करोगे आप, और आप बोलो कि चेंज कर दो, फिर सबके सामने बोलो कि मेरा क्या आराधना किसी और की थी। नहीं भैया नहीं, ये इसीलिए इसको हम पदबंध कहते हैं। ये पदबंध हो गया गिरधर गोपाला से। अब हम चर्चा करते हैं पद शब्द। अब पद शब्द क्या होता है? एक पद भी है और शब्द भी है। जब शब्द अलग हो, इंडिविजुअल हो, तो वह शब्द ही है। अगर उसे वाक्य के साथ रख दिया जाए तो फिर हो जाएगा वह पद शब्द। इसीलिए इसको हम पद शब्द कहते हैं। जैसे राम, अगर आप देखा जाए तो राम अभी क्या है, इंडिविजुअल है, ठीक है। राम क्या है, इंडिविजुअल है। तो राम क्या है, अभी शब्द है। परंतु ऐसा लिख दिया जाए कि राम पाठशाला को गया, राम पाठशाला को गया, तो राम शब्द अब किस में आ गया है, वाक्य में आ गया है। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया है, आपका पद शब्द निर्मित हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका पद शब्द निर्मित हो गया है। राम अभी इंडिविजुअल था, जब वाक्य से बाहर निकाल के रखा तो राम अभी इंडिविजुअल है। अगर राम शब्द को वाक्य के साथ रख दिया जाए तो आप क्या हो गया, ये पद शब्द हो गया। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पद शब्द कहते हैं। और एक चीज और ध्यान दें,
एक चीज और ध्यान दें यहां पर कि जो शब्द होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में सिर्फ एक ही व्यक्ति पूरी दुनिया में स्कूल जाने वाला, ठीक है। सुरेश भी स्कूल जा सकते हैं, शैलेन भी स्कूल जा सकते हैं, राधा भी स्कूल जा सकती है, बाबू भी स्कूल जा सकता है, वंशिका भी स्कूल जा सकती है ना, ललिता भी स्कूल जा सकती है, संजू भी स्कूल जा सकता है, जयश्री भी स्कूल जा सकती है। तो शब्द क्या है ये जरूर याद रख लीजिएगा, शब्द हमेशा बेटा स्वतंत्र होते हैं, इतना जरूर याद रख लीजिएगा। एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछे ना कि शब्द क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं या नहीं होते हैं, हाँ या ना, तो आपको हाँ देना, भैया शब्द स्वतंत्र होते हैं। अब राम की जगह यहां पर कुछ भी लिख दीजिए आप, ठीक है। रघुवीर भी पाठशाला को जा सकता है, बराबर। तो शब्द हमेशा स्वतंत्र होते हैं बेटा। तो ये हो गया तुम्हारा पद शब्द। अब देखिए, अब हम चर्चा करते हैं अक्षर की। नहीं, आपने सुना 2.5 अक्षर प्रेम के, बराबर सुना होगा आपने। आज वो पूरे के पूरे 2.5 अक्षर तुमको दिखाऊंगा मैं। समझते रहिए, आखिरी में सब समझ में आएगा आपको। अक्षर रा और मा, ये अक्षर है राम, अक्षर है राम, ठीक है। पहला अक्षर क्या है, रा है, दूसरा अक्षर क्या है, म है, और दोनों को मिलाने के बाद क्या हो जाता है, राम शब्द निर्मित हो जाता है। जो पहले ऊपर पढ़ा था, पहले शब्द था, अब देखिए अब अक्षर हो गया, तो रा और म अक्षर हो गया। आप देखिए अक्षर को क्या करते हैं हम, ध्वनि वर्ण में हम इसको तोड़ देंगे, ठीक है। जैसे आप लिखते हो प्रेम, तो प्रेम 2.5 अक्षर बोला ना, 2.5 अक्षर प्रेम के, तो 2.5 अक्षर है। पहला है पे, राधा लगा है, ठीक है, ये तुम्हारा राधा है, ये लो, बराबर, और ये है म, तो 1 2 और आधा, ये तो हो गए 2.5 अक्षर प्रेम के। अब जिसने भी कहा वो सही कहा है ना, मतलब वो बहुत बड़े व्याकरणाचार्य के बताए हुए शब्द और प्रेम शब्द को अपनी भावनाओं से थोड़ा अलग लीजिए। प्रेम शब्द जो है वो ऐसा नहीं है, एक पवित्र शब्द है। वन्य प्राणियों के साथ हमारा प्रेम होना चाहिए, ठीक है। गोरैया के लिए अपनी छत पे या बालकनी में की व्यवस्था कीजिए आप, ठीक है। तो ये पशु पक्षी प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम, तो प्रेम एक ऐसा शब्द है, ना कि जैसा आप सोचने की जिज्ञासा में हो, है ना। अलग अलग तरीके पे अलग अलग प्रेम शब्द का इस्तेमाल हो सकता है। तो अक्षर राम शब्द में कितने अक्षर है, तो 2 अक्षर है, रा और म। आप देखिए वर्ण अर्थात ध्वनि। अब ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका वर्ण और ध्वनि वाला। तब तक हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। देखिए, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण एंड ध्वनि, ठीक है। ध्वनि भाषा यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके आप खंड टुकड़े नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब राम जो शब्द है वह अब यहां पर वर्णों में हो जाएगा विभाजित। अब देखिए कैसे, अब ये हो गया है 4 खंडों में। यहां पर क्या है, हलंत लगने से, बराबर, हलंत लगने से रा और म, तो रा में से आ की ध्वनि अलग हट गई है और म में से आ की ध्वनि अलग हट गई है। तो अब क्या है, 1 2 3 4, जो राम शब्द है वह आप पूरी तरह से हलंत लगने से, यानी कि हलंत लगने से ये अब खंड टुकड़ों में विभाजित हो गया है और अब इसके खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम ध्वनि वर्ण कहते हैं।
तो ये है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके आप खंड टुकड़े नहीं कर सकते हैं। और ये सबसे पहले आपने आप क्या पढ़ा था वो पूरा आपको समझ में आएगा आप यहाँ पर। और ध्वनि का जो प्रतीक चिन्ह है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि का जो प्रतीक चिन्ह है इसको हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ये प्रतीक चिन्ह है ध्वनि का, तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ओके, तो इतना नोट कर लीजिए। अगर इतना हो गया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दें, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? शुरू में जब टॉपिक स्टार्ट किया वर्ण एवं ध्वनि वाला, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ा? वाक्य पढ़ा। ध्यान दीजिए अच्छे से। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? क्रम अनुसार समझिए, वाक्य पढ़ा। वाक्य के बाद आपने क्या पढ़ा? वाक्य जो बड़ा था, राहुल जाता था, उसको छोटा कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा उपवाक्य। उपवाक्य के बाद आपने क्या पढ़ा? पदबंध। जिसके 5 उपभेद बताए गए थे मेरे द्वारा आपको। पदबंध के बाद क्या पढ़ा? आपने पद शब्द पढ़ा। पद शब्द। पद शब्द के बाद आपने क्या पढ़ा? अक्षर। और शब्द क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। शब्द क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अक्षर के बाद आपने क्या पढ़ा? वर्ण एवं ध्वनि, जिसे हम लिपि भी कहते हैं, या इसे वाक्य लिपि भी कहा जाता है। इतना जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसको वाक्य लिपि भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपको समझना है। वाक्य से छोटा हो गया तो उपवाक्य, उपवाक्य से छोटा हुआ आपका पदबंध। ठीक है, और पदबंध से छोटा हुआ आपका पद शब्द, पद शब्द से छोटा हुआ अक्षर, अक्षर से छोटा हो गया आपका वर्ण ध्वनि। अब जब प्रारंभिक अवस्था में मुख जीवा से वायु मुख से निकलती है तो ध्वनि को अक्षर कहते हैं। जब बोलते हैं ना बच्चा छोटा होता है, किस प्रकार से? यहां पर देखिए, वर्ण ध्वनि में तो बच्चा छोटा है, बालक छोटा है, मम्मी मम्मी पापा पापा बोल रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये बालक सबसे पहले अपनी जो उम्र की आयु, उसके अलावा धीरे से क्या बोलता है? माँ। तो भाई एक वर्ण का उच्चारण किया उसने तो माँ निकला था। ठीक है, फिर बड़ा बड़ा जैसे तो बड़ा बड़ा हो गया, अब बच्चा समझदार हो गया, कॉलेज वगैरह जाने लग गया तो पूरा कंप्लीट करने लग गया वाक्य को। तो ये होती है भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई। इसको लेकर भी एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान दे, कि वाक्य से छोटा क्या होता है? तो उपवाक्य। उपवाक्य से छोटा क्या हो सकता है? तो पदबंध। पदबंध से छोटा पद शब्द से छोटा अक्षर, अक्षर से छोटा वर्ण। अब है ना, ऊपर से नीचे का क्रम हो गया, नीचे से ऊपर के क्रम में भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ण से बड़ा क्या होता है? अक्षर, अक्षर से बड़ा क्या होता है? पद शब्द से बड़ा क्या होता है? पदबंध, और पदबंध से बड़ा क्या होता है? उपवाक्य, और उपवाक्य से बड़ा क्या होता है? वाक्य। तो यह था आपका पहला टॉपिक। यहां पर जो हेडिंग दी है उसमें हमने सिर्फ इसको कंप्लीट किया है। अभी ये आपका बाकी है ध्वनि व्यवस्था। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इतना आप समझ लीजिए, और एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस प्रकार के हिंदी पढ़ने को मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।